बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 14 ऑसिलेशंस का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन पर बेस्ड है, तो हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इजीली हमें समझ में आ जाए। बच्चों, दो टाइप के ऑसिलेशंस पढ़े हैं हमने इस चैप्टर में, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन वो जिनमें की एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मतलब कि ऑसिलेटिंग बॉडी जो है उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता और वो सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते रहती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होते हैं जिनमें एनर्जी का लॉस होता रहता है कंटिन्यूसली और जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता रहता है। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि सिंपल पेंडुलम है या स्विंग है, उन सब में क्या होता है कि धीरे धीरे जो ऑसिलेशंस हैं वो छोटे होते जाते हैं और फाइनली जो ऑसिलेटिंग बॉडी है वो रुक जाती है। तो वो सब डैम्प्ड ऑसिलेशन के एग्जांपल हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में हम बोल रहे हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, तो इन जनरल तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि एनर्जी का कोई लॉस ना हो, तो इस तरीके के हमको ऑसिलेशन जो हैं वो नहीं देखने मिलते हैं। पर फिर भी इस चैप्टर में हम यही जो सिंपल पेंडुलम या जो स्प्रिंग के ऑसिलेशंस होते हैं उनको हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मान के ही पढ़ते हैं, ये मानकर कि जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत स्लो रेट पर डिक्रीज हो रहा है, कि बहुत थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम उनको अनडैम्प्ड मान लेते हैं और तब हम उनकी मोशन को SHM को पढ़ते हैं। ठीक है, और डैम्प्ड में हम उनकी बात कर रहे हैं जो सिग्निफिकेंटली जिनमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब चलिए देखते हैं अनडैम्प्ड के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है जो कि कांस्टेंट है, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर जब हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं तो हम इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं, ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस बी टी बाय 2m कॉस ओमेगा टी प्लस 5। क्या डिफरेंस आया है, यहाँ पर तो ए नॉट था, यहाँ पर ए नॉट के साथ ये एक टर्म मल्टीप्लाई हो गई है, जिसमें कि जो b है बच्चों वो डैम्पिंग कांस्टेंट है। ठीक है, t तो टाइम है ही, m मास है, ये डैम्पिंग कांस्टेंट है क्योंकि एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है जिसको हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, ये उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आपको ये सब और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप चाहें तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, मींस डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है उसकी ये वैल्यू हो जाती है वेरिएबल। यहाँ तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये जो टोटल वैल्यू है ये वेरिएबल है। तो हम एम्पलीट्यूड अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का देखें तो ये आ जाता है जो टी के साथ कंटिन्यूसली वैरी करता है। जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ये ए की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ए नॉट यहाँ पर होता है इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो स्टार्टिंग में है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट ही रही, लेकिन उसके बाद टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है और ये वो टाइम है जो इंक्रीज करेंगे। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी हेल्प से हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके फॉर्मूले में हम ये एक टर्म यहाँ माइनस में और लिखते हैं b/2m का स्क्वायर, मीन्स b²/4m²। b आपको यहाँ पता ही है डैम्पिंग कांस्टेंट है, तो हम इसकी हेल्प से यहाँ टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर अगर हमें कोई और पॉइंट देखना होगा तो फिर दोबारा से देख लेंगे हम। हमें यहाँ एग्जाम्पल में मास गिवन है ब्लॉक का, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, हमें यहाँ पर ये डैम्पिंग कांस्टेंट भी गिवन है। हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है मास को किलोग्राम में, इधर यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट को भी हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, किलोग्राम पर सेकेंड में। अब फर्स्ट पार्ट में हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हमने टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ये डैम्पिंग है ना, यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। पर बच्चों अगर हम ये सारी वैल्यूज़ देखें ध्यान से तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो b की वैल्यू है वो बहुत कम है, मीन्स यहाँ पर ये जो b है b इज़ वेरी स्मॉल, ये वैल्यू बहुत कम है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी कि हम इस रेशियो को इग्नोर कर सकते हैं।
तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू वही आ जाएगी जो हम इन जनरल यूज़ करते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, k/m। और इससे जब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π√m/k। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। मास कितना गिवन है हमें, 0.2 और k की वैल्यू है यहाँ 90। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 × 3.14। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/900 और उसका 30 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर सिर्फ √2 बच जाएगा और इसको हम 2 × 3.14 × 1.41/30 ये लिख लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये टाइम पीरियड आ जाता है 0.29 और इसको हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल में 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है। ये आंसर आ गया ए पार्ट का। अब बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में बच्चों हमें फाइंड करना है टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कितने टाइम में जो एम्पलीट्यूड है वो हाफ रह जाता है, हमें वो टाइम फाइंड करना है। क्योंकि कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसको इनिशियल वैल्यू का हाफ होने में। तो हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, A = A0 e⁻−bt/2m। हमने देख भी लिया कि ये फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, और डिटेल आप देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे कि इनिशियली मान लेते हैं कि हम ये जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की वो A0 है, तो फिर हाफ रह जा रही है वैल्यू, मीन्स A0/2 रह जा रही है इनिशियल वैल्यू का कितने टाइम में, वो हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो टाइम है वो t½ लिख लिया हमने कि t½ टाइम में जो एम्पलीट्यूड है वो हाफ रह जा रहा है अपॉन 2m। ठीक है, A0 से यहाँ A0 कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया ये 1/2 = e−bt½ अब ये 1/2 है, यहाँ पावर माइनस है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 = e⁻bt½ है ना, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया है। अब हम यहाँ इनको लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आएगा log 2 = bt½ अब यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हम लॉग ले रहे हैं ये हम बेस ई में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेस ई लिखेंगे, log 2 बेस ई, और इस तरीके से लिख देंगे। हमें ये t½ फाइंड करना है तो ये क्या आ गया 2m log 2 बेस ई अपॉन b। ठीक, अब यहाँ हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। 2 मास जो है हमारे पास वो कितना है 0.2, लॉग बेस ई में जो 2 होता है उसकी वैल्यू अगर आपको लर्न नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.303 इंटू log 2 बेस 10, हम ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको log 2 की बेस 10 वाली वैल्यू लर्न है तो। और b की वैल्यू चलिए अभी रख लेते हैं हम। यहाँ पर अब क्या है कि हम ये देखें तो ये हो गया 0.4 इंटू 2.303 और इसकी वैल्यू क्या होती है 0.3010। और b की वैल्यू क्या गिवन है हमें, b की वैल्यू हमें गिवन है 0.04। ठीक है, अब यहाँ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये पॉइंट जो है इससे एक पॉइंट इधर आ जाएगा और एक और हटाएंगे हम तो यहाँ 10 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी इसमें, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आता है 0.693 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.93। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है t½ की। ठीक है, मीन्स इतने टाइम में जो एम्पलीट्यूड है वो हाफ रह जाएगा, इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाएगा इतने सेकंड में। ठीक, तो ये आपको बी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका सी पार्ट।
सी पार्ट में बच्चों में फाइंड करना है द टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कि मैकेनिकल एनर्जी को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। हमें पता है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होते होते हाफ कितने टाइम में रह जाएगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब हम एनर्जी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एनर्जी के लिए हम यहाँ E इज इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस बी टी बाय एम, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आता है, इन शॉर्ट हम इसको एक बार देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के लिए देख रहे हैं बच्चों फॉर्मूला, तो जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं उनमें हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड के लिए हम लेंगे कि एक्स की वैल्यू ए है तो के ए स्क्वायर हो जाएगी। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, ये ई की वैल्यू हम यहाँ पर के तो ऐसे ही लेंगे, लेकिन ए की वैल्यू जो है वो अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी ना। तो ए की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ए ई पावर माइनस बी टी बाय 2m, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 के तो ऐसे ही आ जाएगा, और ए स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ई पावर माइनस बी टी बाय एम, ये आ गया। और ये जो वैल्यू है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये जो ई नॉट मान लेते हैं हम इसको कि ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं है, तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मैक्सिमम एनर्जी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में थी। तो इसको हम रख देंगे इतनी वैल्यू को ई नॉट ई पावर माइनस बी टी बाय एम, ये वैल्यू आ जाएगी ई के लिए। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं कि E इज इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस बी टी बाय एम। अब हम इसमें हमें बोला है कि इनिशियली जो वैल्यू है वो ई नॉट है अगर, तो वो बाद में हो जाती है इसका हाफ, और माइनस बी और टी को हम फिर से ऐसे लिख लेते हैं हाफ बाय एम, और सेम मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देते हैं हम m की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, और इसकी वैल्यू अब हम डायरेक्ट रख सकते हैं 693, और जो b की वैल्यू है वो कितनी है 0.04। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके 2, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.46 सेकेंड। मीन्स इतने टाइम में जो एनर्जी है वो हाफ रह जाएगी। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।